बैठ जाओ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिया हम लोगों ने। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को पढ़ना था एनसीईआरटी से, और फिर उसके बाद आगे पढ़ाना है। थोड़ा सा पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा चुके हैं तो उसको पहले एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, जरा देखते हैं हमको कितना याद हुआ। और ये कंप्लीट हो जाए तो हम लोग विभिन्न प्रकार के वॉल्यूम पढ़ना शुरू करते हैं। जरा देखो क्या लिखा है, बताओ ब्रीदिंग में कितने स्टेप होते हैं? 2, इंस्पायरेशन एंड, तो लिखा है ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेज, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग व्हिच, जिसके दौरान एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, सांस जब अंदर की तरफ खींचते हैं तो एटमॉस्फेरिक हवा को भीतर खींचा जाता है। एंड एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन बाय व्हिच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, और जब सांस छोड़ते हैं तो लंग्स में भरी हुई हवा को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इंस्पायरेशन में हवा अंदर भरते हैं और एक्सपायरेशन में एल्वियोलर एयर को बाहर निकालते हैं, है ना। आगे देखो क्या लिखा, द मूवमेंट ऑफ एयर, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज carried out by creating a pressure gradient, किसके किसके बीच? Between the lungs and the atmosphere। जब लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो बाहर से एयर इंटर कर जाती है लंग्स में, और जब लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है, तो फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है। आगे देखो क्या लिखा, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, अच्छा लंग्स के अंदर के प्रेशर को क्या बोला था? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर in the lungs with respect to atmospheric pressure। बताओ यही लिखा है हम लोगों ने कि कुछ और लिखा? सेम चीज लिखी है ना। वो छोटा बच्चा नहीं आया जो उस दिन आया था, कल आया था कि नहीं? आज बारिश होने लगी लग रहा, आज भी आया था? नहीं आ रहा, बस एक दिन में फेल करके चला गया। चलो आगे देखो क्या लिखा है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि क्लास व्लास अलाउ नहीं करनी चाहिए, कौन फेल कराए अपने आप को। उसको बोला था इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, बोलो भाई। और आगे देखो क्या लिखा है इसमें, बातें नहीं। सिमिलरली, बिल्कुल सेम वे में, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन तब होता है जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। द डायफ्राम एंड ए स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल। तो एक तो कौन यूज होती थी, मसल ऑफ डायफ्राम, और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल में दो मसल यूज होती थी, एक एक्सटर्नल इंटरकास्टल, एक इंटरनल इंटरकास्टल। अभी तो मैं उसको पढ़ रहा हूं जो मैं पढ़ा चुका हूं, फिर आगे आज पढ़ाता हूं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकास्टल मसल किसके बीच पाई जाएगी? रिब्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कास्टोलॉजी। स्टडी ऑफ रिब्स इज नोन एज कास्टोलॉजी। हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। इस प्रकार के ग्रेडियंट्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इज इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। किस एक्सिस में? इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड हमने कहा था एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब्स ऊपर की तरफ रिब्स को उठाती है, जिससे स्टर्नम ऊपर की तरफ उठता है और बाहर जाता है। लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स को ऊपर उठाता है और स्टर्नम को ऊपर उठाता है। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द किस एक्सिस में? डार्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic volume, overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. An increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 लेक्चर में पढ़ाया है इसको समझा के। पहले इतना पढ़ दे रहे हैं, फिर आज वाला क्लास स्टार्ट करते हैं। दैट इज, इसी को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। और यहां पर फोर्स्ड ब्रीदिंग का जिक्र नहीं है, यहां पर नॉर्मल ब्रीदिंग का जिक्र है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग का जिक्र है। हमने जब पढ़ाया था तो आपसे एक बात करी थी, एक बात बताई थी आपको कि नॉर्मल या एब्डोमिनल ब्रीदिंग में जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करी थी इंस्पायरेशन में, वही मसल रिलैक्स कर जाती है। कोई नई मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो एक्सपायरेशन में क्या पढ़ा रहा है। एक्सपायरेशन में क्या लिखा है? देखो एक्सपायरेशन में लिखा है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द intercostal muscle returns the diaphragm and sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. अब pulmonary volume घट गया तो lungs के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। This leads to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from lungs. That is एक्सपायरेशन। बताओ क्लियर है एकदम कि नहीं? तुम अच्छा जानते हो कि इसमें अच्छा लिखा है? तुम अच्छा जानते हो, इसमें तो बहुत कम लिखा है। ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप नोट कर करके हम लोगों ने पढ़ा था इस बात को। अब कह रहे हैं कि हम चाहें तो इन वॉल्यूम्स को बढ़ा घटा सकते हैं। देखो क्या लिखा है, बताओ ब्रीदिंग रेट कितना बताया था? 12 बार से 16 बार पर मिनट। 1 मिनट में 12 बार से 16 बार। देखो और एक चीज इसमें लिखी है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन।
करें हम अगर चाहें तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं कुछ एडिशनल मसल्स का उपयोग करके, जो कहां है? पेट में, एब्डोमेन में। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary function. आपका फेफड़ा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए जो एमडी डॉक्टर होता है उसके पास क्या होती है? स्पायरोमीटर होता है, और इसी स्पायरोमीटर से वो आपके डिफरेंट वॉल्यूम को मापता है। यहां तक पढ़ा दिया था। एक लाइन नोट कर लो, एक लाइन नोट नहीं है तुम्हारे पास, ये लाइन नोट कर लो, एक लाइन लिखो, एक लाइन तो ब्रीदिंग रेट नोट है, ब्रीदिंग रेट नोट है तुम्हारे पास, ये नहीं नोट है। जो नहीं नोट है उसको जरा नोट करो तो, बातें नहीं, एक लाइन लिखो, यहां से नोट करो। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन with the help of additional muscles in the abdomen. एक पॉइंट नोट करो, we have the ability, to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. और ये मैंने लिखवाया है एवरेज ब्रीदिंग रेट, इसको नहीं नोट करना। एक लाइन और लिखो, ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय using a spirometer, which help in the clinical assessment of pulmonary function, which help in clinical assessment of pulmonary function. लिख लिया भाई? लिखा करो, उसमें तो लिखा ही है किताब में, लिखोगी तो तुमको याद होगा, लिखने से चीजें याद होती नहीं। हम अंडरलाइन तो करा ही दी, ऐसे नोट्स ही काहे बनवाते हैं, किताबों में तो सब लिखा है। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ो, अगली हेडिंग ले लो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, और पढ़ाना शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज।
और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में पहला लिखेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट में लिखते हैं टीवी। आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ। टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट में लिखते हैं टीबी। ये टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट में लिखते हैं टीबी, टाइडल वॉल्यूम। अब मेरे साथ पहले इसको समझ लो फिर लिखो। अभी जब हमने आपको अवेयर नहीं किया था तो आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे थे। कह देने के बाद आदमी कॉन्शियस हो जाता है। कभी कभी आदमी ऐसे देखो, ऐसे कुछ सोच ही नहीं रहा तो उसको ऐसे ऐसे हम लोग करते, कहां नहीं। और कभी कभी ऐसे ऐसे बैठा ऐसे देख रहा है तो तुमको लग रहा है कि मैं उस कैमरे को देख रहा हूं या उधर ऊपर की तरफ देख रहा हूं। मैं कहीं देख ही नहीं रहा हूं, मैं यहां हूं ही नहीं। मेरा शरीर है, मैं कहीं निकल लिया हूं। कोई भी हो सकता है, वो किसी के पास चलेगा। मनुष्य में ये बड़ी क्षमता। अच्छा, उसके बाद तुमने हमको कुछ बताया तो हमने कहा आए, मतलब मैं तो था ही नहीं यहां। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसे कहूं कि बैठो और मेरी तरफ देखो और आप कुछ मत सोचो तो तुम ये सोचोगे कि हमें कुछ नहीं सोचना है। और ये सोचना भी एक सोचना है, नहीं है क्या? कोई चाइनीज मूवी मैं देख रहा था तो मूवी जब स्टार्ट होती है तो एक बौद्ध मठ है। बौद्ध मठ है एक, उसमें एक घायल लड़का जो हीरो है वो आता है वहां पर उस मठ में। यहीं से स्टार्ट ही होती। तो फिर वो जो बौद्ध मठ है वहां के लोग उसकी सेवा शुश्रूषा करनी शुरू करते हैं। वहां एक भिक्षुणी भी है, बौद्ध भिक्षु एक, वो उस मूवी की हीरोइन है। तो वो भी अपनी सेवा सत्कार में लगती है। कुल मिला के वो लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और जब वो कुल मिला के धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो इस सेवा के दौरान उसको लगाव भी हो जाता है। तो जब वो सही होता है तो वो कहता है कि चलो अब तो सही हो गए भाई, निकलो नई दुनिया बनाए। तो वो लड़की कहती नहीं, हमें जाना नहीं, चूंकि यहां गुरु जी के पास रहना है मठ में। तो बोले यहां कौन सा ऐसा अभ्यास हो रहा है? तो बोले यहां सिखाया जाता है कि ऐसे जियो कि तुम्हारी अपनी कोई इच्छा ही ना बचे। तो वो लड़का गुरुजी से भी स्ट्रांग था। उसने कहा हमारी कोई इच्छा ही ना हो, ये भी तो एक इच्छा है, नहीं है क्या भाई? ये भी तो एक इच्छा है कि हमारी कोई इच्छा ही ना हो। जैसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद भवन में बोला, कांग्रेस वाले सब चिल्ला रहे थे कि पंडित जी निर्णय नहीं ले रहे हैं, निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए बोले, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। मैं इनसे बोलना चाहता हूं कि निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। हमने निर्णय लिया है कि हम निर्णय नहीं लेंगे। क्यों भाई? वैसे हमारी कोई इच्छा ही ना रहे, ये भी तो एक इच्छा है। तो इच्छा तो तभी समाप्त होगी जब आप मेज बन जाएं। जैसे मेज वैसे आप, न सांस लेती है, न खाना खाती है, न पोटी करती है, न सूसू करती। क्यों भाई? आप भी जब डेड हो गए तो अब कोई इच्छा नहीं। लेकिन जब तक आप जीवित हैं तब तक तो कोई इच्छा होगी। भले वो इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की हो, भले वो इच्छा घटिया चीजों के बजाय ईश्वर को प्राप्त करने की हो, लेकिन इच्छा तो होगी। क्यों भाई? और होनी भी चाहिए,
क्योंकि बिना इच्छा के इंसान काम कैसे करेगा भाई। इच्छा और उम्मीद ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से हम जीवित हैं। क्यों? निकल लिया उसके साथ, मूवी स्टार्ट हो गई और क्या, हीरो मिल गया, हीरोइन मिल गई, अब तो मूवी कंप्लीट, अब मूवी शुरू होगी। फिलहाल अगर किसी से कह दो कि कुछ मत सोचो, तो अब वो यही सोचेगा कि हमें कुछ नहीं सोचना है, और ये सोचना भी एक सोचना है कि हमें कुछ नहीं सोचना। हो सकता है वो ऐसी एक स्थिति आए, जैसे मैं तुमसे कहूं अभी कि नॉर्मल ब्रीदिंग करो, तो तुम कॉन्शियस हो जाओगे ब्रीदिंग को लेकर के, ऐसे सांस लेने लगोगे। और ऐसे जब कोई कुछ ना कहे, तब तो तुम जो सांस ले रहे थे वही क्या थी? नॉर्मल ब्रीदिंग थी। समझ में आ रही बात? जैसे हम कहूं एक आदमी तुमको खड़े हो जाओ, तुम नॉर्मल ब्रीदिंग करो, अब वो नॉर्मल नहीं हो सकता क्योंकि अब वो बनावटी सांस लेने लगा ना, क्योंकि वो जानता ही नहीं नॉर्मल किसे कहते हैं। क्योंकि नॉर्मल तो वो है जब कोई ना देख रहा हो। जैसे कोई छोटा बच्चा बदमाशी कर रहा हो, उसको छुप के देखो, मस्ती में एकदम गिरा डाल रहा है, तोड़ डाल रहा है, फोड़ डाल रहा है, अभी वो नेचुरल है, लेकिन उसकी आंखें तुमसे ऐसे मिल गई, अब संभल संभल के बदमाशी कर रहा है, या तो बंद कर देगा। वही हाल है कि जब अभी हमने कुछ नहीं कहा था और आप अपनी इच्छा से अपनी सांस ले रहे थे, नहीं आप जान भी नहीं रहे थे कि आप सांस ले रहे हैं, वही वाली क्या थी? नॉर्मल ब्रीदिंग। बोलो, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान एयर का जो वॉल्यूम, हवा का जो वॉल्यूम हम इंस्पायर करते हैं, अपने फेफड़े में भरते हैं या एक्सपायर करते हैं, फेफड़े से बाहर निकालते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। बोलो, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 500 ml एयर पर ब्रीद होती है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है भाई? एयर का वह वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग के इंस्पायरेशन में हमारे लंग्स में जाता है और नॉर्मल ब्रीदिंग के एक्सपायरेशन में हमारे लंग्स से बाहर आता है। लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर। अच्छा पहले सुनो, पहले अंग्रेजी में बोलना, नहीं तो दिक्कत हो। बोलो, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय ए पर्सन इन नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? दोबारा बताएं, लिखवा दें तो लिखवाते समय फिर हो जाएगा। लिखिए, टाइडल वॉल्यूम क्या है? पहला पॉइंट टाइडल वॉल्यूम का, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड by a person या by a adult human, by an adult human, by a person in normal breathing. अंडरलाइन करेंगे। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय ए पर्सन इन नॉर्मल ब्रीदिंग इट इज अप्रॉक्स 500 ml per breath. It is approx 500 ml per breath. एक ब्रीद में ये लगभग 500 ml होगी। कितनी सांस लेते हो? 12 से 16 बार। बताओ, अगर 12 बार सांस लिया
और एक बार में आधा लीटर हवा ली तो 12 बार में 6 लीटर, और 16 बार लिया तो 8 लीटर, 12 पंचे 60, 6000 ml। 1 लीटर बराबर कितना ml? 1000। तो लिखेंगे 6000 to 8000 ml पर मिनट। लेकिन एक बात बताओ, पर मिनट डिफाइन है कि पर ब्रीथ? बोलो, कोई भी वॉल्यूम पर ब्रीथ डिफाइन होता है। तो ये नहीं कहेंगे टाइडल वॉल्यूम 6000 से 8000 होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? 500 ml पर ब्रीथ एक बार में। क्या है, समझ में आ गया? अरे बोलो, किसी को दिक्कत हो तो दोबारा बताएं। मां कसम डांटेंगे नहीं, हम दोबारा बताएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। बताओ, एक बार फिर बता देना। हाँ, बता दें। बोलो, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान एयर का जो वॉल्यूम कोई भी पर्सन इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड करता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टीबी। किसी को कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml एप्रॉक्स। रेंज लिखना हो 500 से 550 ml। एक वैल्यू टिक करनी हो 500, 6000 से 8000 ml पर मिनट। रेंज लिखना हो 500 से 550 ml। टाइडल वॉल्यूम में किसी को कोई दिक्कत? अगला वॉल्यूम देखो, अगला वॉल्यूम देखा जाए। बोलो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिखिए। दूसरा लिख रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बोलते हैं IRV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? IRV। इंस्पायरेटरी का I, रिजर्व का R और वॉल्यूम का V, IRV। नहीं, जैसे शॉर्ट में हम लोग किसी का नाम बोलते हैं, नहीं? किसी का नाम है कृष्णानंद सिंह तो कहते हैं KN सिंह। क्यों भाई? हमको कहते हैं PK। प्रदीप कुमार त्रिपाठी तो PK त्रिपाठी। तो अरे वाला PK नहीं, इसीलिए मैंने साला K को हटा ही दिया। मैं अब लिखने लगा हूं प्रदीप त्रिपाठी, नहीं कहते हैं PK त्रिपाठी। क्या होगा? शुक्ला सर अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं? अच्छा, तुमने उस दिन किया था तो हैंड ब्रेक 1 2 3। हाँ, वो हैंड ब्रेक बहुत लगा देता है, तो 3 बार लगाना केवल, और गियर में डाल देना, फर्स्ट गियर में। लो चाबी निकाल लो, वहीं रखी। शुक्ला सर जा रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। तो पहले तो इसको विज्ञान आओ करके सीखें, लेकिन ये बात हर चैप्टर में लागू नहीं होती। नहीं, आप 12th में पहुंचेंगे तो रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, उसको करके नहीं सीखा जा सकता। इसको किया जा सकता है। हमारे सर जब पढ़ाते थे तो कहते थे, और इस तरीके से रिप्रोडक्शन की थियरी कंप्लीट हुई। मतलब प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा। नहीं, तुम कहो सर प्रैक्टिकल इसका करवाइए, तो बहुत हंसी करते थे। एक तो डॉक्टर थे तो बहुत हंसी मजाक करते थे, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा थे, ज्ञान बहुत था।
तो सुनना एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कुछ टॉपिक पढ़ाते थे जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, और बहुत सारे टीचर पढ़ाते थे, तो इसको पहले करके जान लो फिर लिख लेते हैं। अगर हम आपसे, मैं पूछ रहा हूं, मेरी बात का जवाब दो। बड़ा सरल है लेकिन समझाने में शुरू में बड़ा टाइम लगता है, नहीं तुम लैंग्वेज में उलझ जाते हो, समझ नहीं पाते हो चीजों को। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं नॉर्मल एक्सपायरेशन करूं तो कितनी एयर बाहर निकलेगी? 500 ml। बोलो भाई, पढ़ने में इन्वॉल्व हो तुम, नीचे मोबाइल रख दो। मोबाइल है क्या? नहीं, वो रख दो, उसको उस पर मत ध्यान दो। चाबी है छल्ले में लगी हुई, बड़ी सिंपल सी बात है, रोज तुम्हारे पास रहती, फुर्सत में ऐसे लेकर देख लेना। ज्यादा देर तक नहीं देखना, जिन्हें प्यार आने लगता है उस चीज पर। जिसको ज्यादा देर तक देखो, वो गाना लिखने वाले ने लिखा ना, इस तरह मत देखो प्यार हो जाएगा। तो बहुत जैसे ये पेन है, इसी को ऐसे रोज तुम देखो तो मेरे यार गजब की है ये तो। मतलब इसीलिए बंदरिया जैसी शकल अच्छी लगना शुरू हो जाती, मैं बता देना। अगर रोज देखोगे तो भले सामने वाली बंदरिया जैसी हो, तुमको अच्छी लगने लगी। रोज नहीं देखना चाहिए, सरसरी निगाह से देखना चाहिए, उड़ती निगाह से, ऐसे ऐसे नहीं। तो ज्यादा ध्यान से देखो एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी भी तो लेडीज है, तो एनसीईआरटी को उठा लो और खुद ध्यान से देखो ऐसे क्या लिखा है यार, गजब लिखा। IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है क्या? पहले समझ लिया जाए फिर लिखते हैं, पहले समझ लिया जाए फिर लिखते हैं। अगर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करें, नॉर्मल ब्रीदिंग वाला एक्सपायरेशन करें तो कितनी एयर बाहर जाएगी? 500। और अगर हम इसके बाद नॉर्मल वाला इंस्पायरेशन करें तो फिर वही 500 जो बाहर गई थी अंदर आ जाएगी। यही हम 500 भीतर बाहर कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। लेकिन हमारा एक बदमाशी करने का मन है। हमारा एक मन ऐसा है कि हम एक्सपायरेशन तो नॉर्मल वाला करें। ऐसे कर दिया, ऐसे देखो कितनी एयर गई? 500। लेकिन भैया इसके बाद जो हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं वो पूरी ताकत लगा के कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्सबिल या मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं, देखो 500 ml एयर बाहर गई। अब ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे जितनी ताकत से खींच सकते हैं। तो जब हमने खूब ताकत से खींचा ऐसे, तो 500 तो वो आ गई लौट के, जो ताकत ना लगाते तब भी आती। और 500 के अलावा एयर का कुछ वॉल्यूम अपने अपने लंग्स में भर लिया। 500 के अलावा जो वॉल्यूम हमने अपने एयर का वॉल्यूम अपने अपने लंग्स में भर लिया, उसी को हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अब जरा सुनना, एक बार हिंदी में इसको समझ लो, फिर मैं इसको अंग्रेजी में बोल दूं और तुम्हें भाषा समझ में आ जाए, लैंग्वेज समझ में आ जाए तो लिख दूं, है ना? बोलो, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम फोर्सफुल, मैक्सिमम फोर्सबिल इंस्पायरेशन के द्वारा टाइडल वॉल्यूम के अलावा एयर का जो वॉल्यूम हम अपने लंग्स में भर लेते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। समझ में आया कि नहीं? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, एक्सपायरेशन कौन वाला करें? नॉर्मल वाला। और उसके बाद क्या करें? मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें। और इस मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कुल हवा नहीं, कुल हवा नहीं, टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के अलावा एयर का जो वॉल्यूम हमने अपने लंग्स में भर लिया, दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखें।
अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इट इज, बोलो इट इज, बोलो इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ब्रैकेट में लिखेंगे अदर देन टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा। बोलो इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय मैक्सिमम फोर्सबल इंस्पायरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। समझ में आया? यूपी बोर्ड वालों समझ पा रहे हो? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब हवा का अतिरिक्त वॉल्यूम, अतिरिक्त का मतलब अदर देन टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त, टाइडल वॉल्यूम के अलावा एयर का जो वॉल्यूम कोई भी पर्सन मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन से अपने लंग्स में भर लेगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद वो क्या कहलाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब लिख दें, लिखें, नोट करो, लिखो इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ब्रैकेट में क्या लिखें? अदर देन टाइडल वॉल्यूम। अदर देन टाइडल वॉल्यूम मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा। अब टाइडल वॉल्यूम जहां लिखेंगे बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, लिखेंगे टीबी, अदर देन टाइडल वॉल्यूम। इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अदर देन टाइडल वॉल्यूम ए पर्सन कैन इंस्पायर a person can inspired by maximum forcible इंस्पायरेशन। लेकिन किसके बाद? बोलो भाई, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये मैक्सिमम फोर्सबिल या मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन किसके बाद होना चाहिए? नॉर्मल एक्स नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला नहीं होना चाहिए ये वाला नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत ज्यादा हवा निकाल दिया आपने, ये वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। पहले कौन सा एक्सपायरेशन करें? नॉर्मल वाला। उसके बाद क्या करें? मैक्सिमम, पूरी ताकत से इंस्पिरेशन करें। और पूरी ताकत से इंस्पिरेशन करने पर नहीं, जो वॉल्यूम नहीं, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो वॉल्यूम हमने भर लिया वो क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इतना प्रैक्टिकल करने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप रट डालें। क्या करें? रट डालें। अगर इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये अनयूज्ड ब्रेन है, और अनयूज्ड ब्रेन मार्केट में महंगे बिकते हैं। इसका मतलब दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। दिमाग का इस्तेमाल करें, और ना समझ में आए तो किडनी इस्तेमाल कर दो थोड़ी सी, तो शायद समझ में आ जाए। लिखो, it is additional volume of air other than TB a person can inspired by maximum forcible या maximum forceful inspiration after normal expiration। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक वैल्यू लिखनी हो 2500 ml, मतलब जब आपने ऐसे खींचा था ना तो 500 ml के अलावा 2.5 लीटर हवा भर ली थी अपने फेफड़े। और रेंज लिखना हो 2500 से 3000। एक वैल्यू लिखेंगे 3000 है, 3000 लिख लेना, एक वैल्यू 3000 लिख लेना। इट इज अप्रॉक्स
3000 ml। बोलो भैया कितने ml? 3000 ml। रेंज लिखनी हो 2500 से 3000 ml। 2500 से 3000 ml रेंज लिखनी हो 2500 से 3000 ml। क्या पढ़ाया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। किसी को कोई दिक्कत? अगला लिखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको भी पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताओ? ERV। देखो बोलने लगे तुम, बस समझ लो शुभ लक्षण है ये। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल रहे हो तो बेकार है, वहां बोलो जहां बोलना चाहिए। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। ये क्या है जरा सुनो, जो अभी प्रैक्टिकल कराया था उसका उल्टा करना है। इंस्पायरेशन करो नॉर्मल वाला, इंस्पायरेशन कौन करो? नॉर्मल वाला। तो एयर का कितना वॉल्यूम हमारे फेफड़े में भरेगा? 500 ml। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे कितनी हवा भर ली? 500 ml। अब अगर हम नॉर्मल वाला ही एक्सपायरेशन भी कर देते तो यही 500 जो अंदर गई थी यही बाहर चली जाती। समझो किसी चीज को। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? बदमाशी क्या कर रहे हैं कि इंस्पायरेशन तो नॉर्मल वाला कर रहे हैं, इंस्पायरेशन तो किया नॉर्मल वाला, लेकिन उसके बाद पूरी ताकत लगाकर एक्सपायरेशन कर रहे हैं। तो जब हम पूरी ताकत लगाकर एक्सपायरेशन करेंगे, न लगाते ताकत तो यही 500 निकल जाती। लेकिन जब हमने ताकत लगाया तो वो 500 तो निकली, वो 500 के अलावा भी तो कुछ हवा निकली। तुम्हारा पहला दिन है, तुमको समझ में आ रहा है? अब देखो, पहले दिन समझ में आने लगा, चैप्टर के बीच में हो तो सोचो शुरू से पढ़ रही होती तो सब समझ में आता। नहीं, ये भाग नहीं सकती। इसके भैया MBBS कर रहे हो, इसका एडमिशन करा गए, वो हम लोगों से पढ़े हैं ना, हमसे कुलदीप सर से, तो वो जानते हैं कि हम लोग क्या चीज़ है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज के ऐसे हैं, वो दिमाग लगाते ही नहीं। वो जैसे आए हमारे पास, सर इनको भी अब सेलेक्ट कराइए। अच्छा, उनको किसी से पूछना है ही नहीं, वो कहीं दूसरी जगह जाते ही नहीं, उनको मालूम है कि ये क्या चीज़ है। नहीं तो वो अपने भाई बहन को, ऐसे हमारा एक स्टूडेंट है अभी इसी साल सेलेक्ट हुआ है, वो अपने भाई को ला करके करा गया। एक स्टूडेंट है हमारा सैफई से, उसका MBBS चल रहा है, 3रा साल है, उसके भाई बहन दोनों आए हैं रेगुलर बैच में। एक स्टूडेंट है हमारा KMC से MBBS फाइनल ईयर में है, उसकी सिस्टर है, वो भी आई है। वो सीधा दिमाग नहीं लगाते, कुछ डेमो नहीं, एडमिशन। चूंकि तुम आधे घंटे में हमें क्या समझ पाओगे? जिंदगी भर पत्नी के साथ रह के आदमी पत्नी को नहीं समझ पाता, तभी तो पेपर में निकलता है 4 बच्चों की मां फरार। जिसके साथ 4 बच्चे पैदा किए उसको समझ नहीं। 40 मिनट में तुम प्रदीप त्रिपाठी को समझ पाओगे। अजीब है बच्चे भी। अरे समझना भी है तो कम से कम यार 1 हफ्ते का टाइम दो, तुम सुनो, समझो, और 2-4 जगह पहले और समझ के आओ, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, हम लोगों की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, करे ठीक है यार बच्चे हैं, आएंगे 10 जगह देखेंगे, जहां मन करेगा वहां एडमिशन लें। लेकिन हमें उम्मीद है वो फिर आएंगे जब कोर्स नहीं खत्म होगा।
जब रिवीजन नहीं होगा, जब साल भर नौटंकी चलेगी, जब रोज छुट्टियां होंगी, टीचर दारू पी के क्लास नहीं लेगा, तब उनको लगेगा ये कहां आ गए हम, और तब गाना गाएंगे कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। लाइनें भी बड़ी अजीब है। ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहां। हालांकि लड़के आजकल बड़े तेज हैं। स्कूलों में सस्पेंशन चल रहा है इस समय। वोदका निकल रही है, वोदका की बाटल, मतलब दारू लेके स्कूल में, सिगरेट पी रहे हैं, सस्पेंशन चल रहा है स्कूलों में। एक बड़ा असभ्य समाज पैदा हो रहा है। हम लोगों के जमाने में क्या था जानते हो? टन से घंटी लगी तो लड़कियां उधर से आती थी, ऐसे फुलवारी जैसे बनी रहती थी, वहां से चलती थी वो लोग बैग लेके लाइन से आके क्लास में बैठी, क्लास हुई, बेल छूटी तो चली गई। यानी लड़कियां हम लोगों के क्लास में केवल तभी रहीं जब तक सर रहे, और सर बैठे हैं, बगल में इतना मोटा डंडा बैठा है, तो वही डंडा और सर, लड़कियों की तरफ तो कभी निगाह ही नहीं कि इधर भी कुछ लोग अच्छे लोग बैठे, इनको देख लिया जाए। अच्छा, बेल लगी तो चली गई सब, अगली बेल फिर होगी तो फिर आएंगी। और वो एक ऐसे बाउंड्री जैसे थी, उधर गुलाब लगे थे, तमाम फूल वूल लगे थे, तो कोई बच्चा अगर उधर टहलने लगे, मेल कैंडिडेट, तो उसका बड़ा मजाक होता कि आजकल इनका क्या है, ये तो फुलवारी के पास घूमते हुए पाए जाते हैं, बड़ा मजाक होता। अब क्या है, समझ ही रहे हो तुम। एक बहुत हाईली असभ्य समाज पैदा हो, नहीं? पहले क्या था, किसी के तंबाकू निकल जाए, सिगरेट निकल जाए, तो टीचर गिरा के बल भरे सम, और घर बता दे तो घर पे उसका डबल डोज बाई पापा नामक एक प्राणी रहता था, वो प्राणी एकदम धुल देता था। तो लगा साला स्कूल में भी मारे जाएंगे, घर में भी मारे जाएंगे, इससे अच्छा ये सिगरेट फेंक दो। अब ना स्कूल में मारा जा रहा है ना घर में, क्योंकि बिना मारे समझ में नहीं आता ना। अभी एक थप्पड़ लगाओ भन्नाटेदार और खोपड़ी ऐसे ऐसे हो जाए, अभी देखो सब याद हो जाए 2 मिनट में। कितना, यह सर IRB मैं बता रहा हूं सर, मैं बताऊंगा। इसलिए हमारे गुरुजी एक डंडा रखे थे, उसका नाम था समझावन दास। कहता था समझ में आया? कह दो नहीं, बोले इधर आओ। 4 डंडा जब पड़ा, अरे बस 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 आ गया, तुरंत बुद्धि खुल जाती थी, हरी हो जाती थी। इसलिए मार बहुत अच्छी चीज है, और आपके बैच में भी जल्दी ही डंडा आने वाला। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अभी आपने हमारा प्यार देखा, गुस्सा तो देखा नहीं। काम दे देंगे, याद करके आओ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो याद करके आएगा वही आएगा, क्योंकि जो नहीं आएगा वो फिर समझ लो बिना याद किए आया तो उसकी छटाई करेंगे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? बोलो, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम फोर्सफुल, मैक्सिमम फोर्सबिल एक्सपायरेशन के द्वारा टाइडल वॉल्यूम के अलावा हवा का जो वॉल्यूम हम बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बोलो, इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर expired by a person by maximum forcible expiration after normal inspiration। लिखो,
इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर के ब्रैकेट में क्या लिख दें? अदर देन टाइडल वॉल्यूम। कोई चीज भैया कई बार पढ़नी पड़ती है तब जाके याद होता है। इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अदर देन टाइडल वॉल्यूम। ए पर्सन कैन एक्सपायर्ड, a person can expired, a person can expired by maximum forcible expiration, by maximum forcible expiration after normal inspiration, after normal inspiration. तो it is additional volume of air other than tidal volume, other than tidal volume. It is additional volume of air other than tidal volume. A person can expired by maximum forcible expiration आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। लिखेंगे इट इज अप्रॉक्स $1100 ml। रेंज लिखना हो 1000 से 1100, तो इट इज अप्रॉक्स 1100 ml, और रेंज लिखना हो 1000 से 1100 ml। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं भैया, बोलो हम लोग चाहे जितनी ताकत लगाकर एक्सपायरेशन कर लें, फेफड़े को, लंग्स को पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता। तो बोलो मैक्सिमम फोर्सबिल या फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद हवा का कुछ न कुछ वॉल्यूम हमारे लंग्स में बचा रहता है। बोलो इसी बचे हुए वॉल्यूम को रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, आरवी कहते हैं। कौन सा वॉल्यूम कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है ना? तो लिखेंगे इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन आवर लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। चाहे जितनी ताकत लगा, एकदम ऐसा कर दो, ऐसा देखो हवा नहीं बची, अब बोल भी कहां से पाएंगे? हवा होती तो निकलती क्यों? अब इस समय हमारे लंग्स में जो बचा हुआ है ये क्या है? ऐसा नहीं है कि लंग्स पूरी तरह से एयर से खाली होगा। ऐसा इसलिए है जब पूरी हवा निकल जाएगी तो गुब्बारा फूला रहेगा कि पिचक जाएगा? बस गए तुम निकल लोगे इसके बेलास्टी से। घर वाले कहेंगे मत जाओ मत जाओ, तुम कहोगे नहीं हमें जाना है, रास्ता लंबा है क्यों भाई? इसलिए हमारे यहां कहते हैं इनके प्राण महायात्रा के लिए। कौन सी यात्रा? महायात्रा के लिए निकल गए। हालांकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, लेकिन मौत से डर लगता। हालांकि महबूबा है और इसका मतलब महबूबा से भी डर लगता। क्यों भाई? कहते नहीं जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। कौन महबूबा है? इसका मतलब महबूबा कोई और नहीं, मौत है। यानी मौत और महबूबा एक दूसरे की पर्यायवाची, इसलिए सावधान रहें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्यों भाई? बोलो मैक्सिमम फोर्सफुल
एक्सपायरेशन के बाद हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में एयर का जो वॉल्यूम बचा रह जाता है वही कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। लिख लो, रेजिडुअल वॉल्यूम को लिखेंगे आरबी। रेजिडुअल वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम को आरवी कहते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? लिखेंगे इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन आवर लंग्स It is volume of air remaining in our lungs even after आज गणेश जी आए हैं ना, इसलिए बाजा वाजा बज रहा। अभी कृष्ण कन्हैया आए थे, फिर गणेश जी आए। अब गणेश जी जाएंगे तो इनका पूरा खानदान आता है ना। पहले शंकर जी आए थे 1 महीने के लिए, सावन नहीं, अब बेटा आया है। अभी बेटा जाएगा तो माता जी आएंगी, 9 दिन रहेंगी, और माता जी के पीछे फिर धनुष बाण लेकर रामचंद्र जी तैयार हैं। बहुत त्योहार हैं, रोज हिंदुस्तान में 365 दिन में 366 दिन त्योहार। कुछ लड़कियां त्योहार मना रही हो, आती नहीं पढ़ने। इट इज कितने लोग हैं हम लोग? 3 6 7 7 3 10 10 5 15 5 20 20 4 24 45। 2 लोग कम हैं, कल 47 थे इसके पहले वाले क्लास में, और हमको लगता है 52 या 53 एडमिशन है। आते ही नहीं, इनके घर पैसा ना नाली में बहता, इसीलिए दे गए हमको। आते ही नहीं, और गार्जियन भी बेहोश है। बच्चा तो मान लो कोमा की स्थिति में ही है, गार्जियन भी बेहोश है। अरे भेजो यार, एडमिशन क्यों करवाए हो? इवन आफ्टर मैक्सिमम even after maximum forcible expiration, मैक्सिमम फोर्सबिल एक्सपायरेशन करने के बावजूद हमारे फेफड़े में कुछ हवा बची रह जाती है, उसी को हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो जिस दिन फेफड़े से सारी हवा निकल जाएगी, लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। एक तनाव तो चाहिए। इट इज अबाउट, या इट इज अप्रॉक्स, या अबाउट लिख लो, लगभग 1200 ml। रेंज लिखना हो 1100 से 1200। याद हो गए चारों वॉल्यूम? चारों वॉल्यूम याद हो गए?
अब जरा खेल देखो, इसी में हमको टाइम लगता है, अब टाइम नहीं लगेगा, जरा सुना जाए। वॉल्यूम पढ़ा दिए, कैपेसिटीज पढ़ाना है। अच्छा, कैपेसिटी मतलब होती है औकात, धारिता, इनकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे 5 लीटर, तुमने कहा ये पिपिया कितने की है, तो बोले 5 लीटर की, तो 5 लीटर का मतलब हुआ कि इसकी कुल औकात 5 लीटर की है, 5 ही लीटर इसमें आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो 5 लीटर डालो तो 5 लीटर तक तो रोक पाएगा, उसके बाद डालते रहो, बहता रहता है। इसलिए हम तुमको बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास है लोटा और हमारे पास है गगरी, तो गगरी से लोटे में जब डालो तो केवल एक लोटा तो रिसीव करेगा, उसके बाद तुम गगरी से उड़ेलते रहो, लोटे से बहता जाएगा, रोक बेचारा उतना ही पाएगा जितना उसकी औकात है। इसलिए अभी धीरे धीरे तुम्हारे वाले को भी गगरी कर दें पहले, फिर देखो दमादम झमाझम, पता लगा 1 चैप्टर 2 घंटे में खत्म, रिवीजन। अभी 1 चैप्टर में 10 लेक्चर लग जाते, क्योंकि आराम आराम से चल रहा है। इसलिए कैपेसिटर को बोलते हैं संधारित्र, कैपेसिटी को बोलते हैं धारिता, धारण करने की क्षमता। कैपेसिटी क्या है? अब मेरी बात सुनना, ये जो परिभाषा लिखी है, क्या लिखी है मैं हिंदी में बता रहा हूं, आपको समझ में आ गया है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, सॉरी, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम फोर्सबिल या मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन के द्वारा टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हवा का वॉल्यूम भर लिया वो क्या है? यही टाइडल वॉल्यूम के अलावा हटा दो, एडिशनल हटा दो, तो जो टोटल भर लिया इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अभी इसमें कह रहे थे टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितना भर लिया, तो टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500, उसके अलावा कितना भर लिया था? 3000, तो 3000 क्या है? आईआरबी, आईआरबी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन 3000 धन 500 कुल क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, तुम पता नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए तो बताओ, आईसी बराबर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर क्या? टीबी प्लस आईआरबी। 500 धन 3000, कितने एमएल? 3500 एमएल। यानी तुम्हारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? 3500 एमएल, 3.5 लीटर। यानी मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन के द्वारा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, फिर से सुनो, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन के द्वारा एयर का जो कुल वॉल्यूम हम अपने लंग्स में भर लेते हैं वो क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो भर लेते हैं वो क्या है? इसका मतलब हुआ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीबी धन आईआरबी। टीबी कितना? 500 एमएल। आईआरबी कितना? पक्का? अब सुनो, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। इसमें भी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के द्वारा जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा हवा निकाल दी वो क्या है? ईआरबी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन जो टाइडल वॉल्यूम को मिलाकर जो कुल हवा निकाल दी वो क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईसी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा? टीबी धन ईआरबी। 500 धन 1100, कितने एमएल हो गई? 1600 एमएल, 1600 एमएल। और एक बात,
और एक बात, कौन सी बात? जब हम नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे थे, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे थे, तो कितने ml एयर बाहर जा रही थी? 500 ना, 500 ही तो भीतर बाहर हो रही थी। अच्छा, 500 भीतर बाहर हो रही थी। कितनी हवा कभी नहीं निकाल सकते? 1200 ml कभी नहीं निकाल सकते, ये तो भरी ही रहेगी। 500 के अलावा और कितनी ताकत लगा के निकाल सकते हैं? लेकिन जब आप नॉर्मल सांस ले रहे थे तो ये 1100 तो निकाल नहीं रहे थे, केवल 500 निकाल रहे थे। तो 1100 धन 1200 2300, इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? एफआरसी। तो बोलो एफआरसी इज इक्वल टू ईआरबी प्लस आरबी। ईआरबी कितना और आरबी कितना? रुक जाओ, हमें सुनो और देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, कितनी ml एयर गई? 500। अब हम फोर्सबिल एक्सपायरेशन कर रहे हैं। 500 वो निकाली, 1100 और निकाली, टोटल कितनी निकाली? यानी जब हमने ये किया तो कितना और निकाल पाए? 1100। अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन ना करते तो कितना निकालते? 500। तो सुनो तो, यानी ये 1100 ऐसी भरी है कि जिसको जब हम चाहें तब निकाल दें, और इसको तो मरकर भी नहीं निकाल सकते 1200। तो जब आप नॉर्मल सांस ले रहे थे, इस वाली सांस के दौरान कितना भरा है? 1200 तो परमानेंट है, 1100 और भरा है, और 11 और 1200 मिलके इसी को बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया दोबारा बताते, फिर एक बार बताते। अगर हम इंस्पायरेशन नॉर्मल वाला करें तो कितनी हवा अंदर जाएगी? 500 अंदर चली गई। अब अगर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करें तो यही 500 बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें तो 500 ये जाएगी, 1100 और निकाल पाएंगे, बस 1100 निकाल पाएंगे। यानी ये 1100 है पहले से, तभी तो निकाल पा रहे। तो जिस समय आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग जिस समय आप कर रहे हैं, उस समय फेफड़े में कितनी हवा भरी है? 1200 तो परमानेंट भरी है, 1100 ये भी तो है, तभी तो ताकत लगा के निकाल पाते हो। तो टोटल कितनी भरी है? 2300। इस 2300 को क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। क्या बोलते हैं? एफआरसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2300 ml। बोलो भैया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 3500, 3000 धन 500। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? टीबी प्लस ईआरबी 1600, 500 धन 1100। देखो यहां बीच में एक बात लिखनी, बीच में एक बात लिखनी है और उसके अगल बगल सारी बातें लिखनी है। तो कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। देखो अब मैं सीक्वेंस लिखने का थोड़ा चेंज करूंगा। बातें नहीं बोलो मत। पहला मैं लिखूंगा आईआरबी। आईआरबी कितना होता है? मर गए सब के सब। अब अच्छा अभी जिंदा हुए, नालायक कहीं के। टीबी कितना है? ईआरबी कितना है? और आरबी कितना है?
पहला दोनों जोड़ दें तो आईसी मिल जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। तो बताओ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर क्या लिखें? टीबी प्लस कितना हो जाएगा बताओ? 500 धन 3000, 3500 ml। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा सुनो, दूसरा दोनों जोड़ दें, ईसी हो जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बराबर टीबी प्लस ईआरबी, 500 धन 1100 बराबर 1600 ml। और तीसरा दोनों जोड़ दें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाएगी। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बराबर ईआरबी प्लस आरबी, 1100 धन 1200 बराबर 2300 ml। बोलो यार, तीनों जोड़ दें, वीसी हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी, वीसी। और वीसी बराबर क्या होगा मैं बता रहा हूं, देखो क्या क्या हो सकता है। वीसी बराबर हो सकता है टीबी धन आईआरबी धन ईआरबी। अच्छा सुनो, टीबी धन आईआरबी बराबर आईसी, अरे मर गए, टीबी प्लस आईआरबी बराबर तो आईसी धन, अच्छा सुनो, तो टीबी प्लस ईआरबी बराबर ईसी धन आईआरबी। समझ गए ना कितने तरीके से लिख सकते हो? यही पूछा जाता है, यही पूछा जाता। चारों जोड़ दीजिए, चारों जोड़ दीजिए, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं कहो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीएलसी? टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा भैया जरा जोड़ दो, ये जोड़ दो जरा, 4600 आ जाएगा। देखो देखो तो टीबी कितना, आईआरबी 3000, आईआरबी 3000, ईआरबी 1100, 4600 ml। वाइटल कैपेसिटी कितनी हो गई? और चारों जोड़ दो तो क्या मिल गया? टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा भैया बताओ जरा, टोटल लंग कैपेसिटी को क्या हम ये लिख सकते हैं? वाइटल कैपेसिटी धन रेजिडुअल वॉल्यूम। अरे नहीं लिख सकते क्या? ये तीनों मिलके क्या है? वीसी है, वाइटल कैपेसिटी है, तो वाइटल कैपेसिटी में आरबी और जोड़ दें। अच्छा एक तरीका तो ये भी हो सकता है, सब एक तरफ से लिख दो, टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी। अच्छा एक तरीका और नहीं हो सकता क्या? टीबी प्लस आईआरबी बराबर आईसी और ईआरबी प्लस आरबी बराबर एफआरसी, आईसी प्लस एफआरसी। अच्छा जोड़ के देख लो वैल्यू रख के, टीबी 500, आईआरबी 3000, ईआरबी 1100, आरबी 1200, कितना आ गया? 5800 ml, अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? 6 लीटर की अप्रॉक्सीमेटली लंग कैपेसिटी होती है। याद कर लोगे और पकड़ लोगे कौन क्या लिखा है? लिख देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे बंद करो, हर दूसरे साल एक सवाल पूछा जाता है।
बाकी कैपेसिटीज की डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे लिख लेंगे। लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, इसलिए वॉल्यूम में इतना मर रहे थे। बाद में हमसे बच्चे पूछने आते हैं यहां 4 लिखा था तो पहला दोनों दूसरा दोनों, पहला दोनों दूसरा दोनों, 3 दोनों कैसे बना देते हैं आप? समझ आया ना? 3 दोनों कैसे बना? ये पहला दोनों, ये दूसरा दोनों, ये तीसरा दोनों। टीबी इसीलिए बीच में लिख लिया क्योंकि टीबी प्लस IRB IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और टीबी धन ERB EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और ERB प्लस RB फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसके बाहर से सवाल लाओ, इनाम पाओ। लाओ सवाल किसी एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।